नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ MPPSC मेंस एग्ज़ाम के पेपर 4 में रूढ़िवादिता, जिसे रूढ़ धारणा भी कहते हैं और इंग्लिश में जिसे स्टीरियोटाइप कहते हैं, के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। तो हम देखेंगे कि रूढ़िवादिता क्या है, यानी कि उसका अर्थ क्या है, रूढ़िवादिता के क्षेत्र, उसके स्वरूप क्या हैं, रूढ़िवादिता से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं या इसके दोष क्या हैं, रूढ़िवादिता को दूर करने में बाधाएं क्या हैं और रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए हम क्या सुझाव या सजेशंस दे सकते हैं। तो रूढ़िवादिता एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति, जिसको इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं, वह है। ये सामाजिक मनोविज्ञान या हम कहें तो सोशल साइकोलॉजी की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। क्या अर्थ है रूढ़िवादिता का, रूढ़ धारणा का? समाज के सदस्यों के मन में किसी एक समूह विशेष के सदस्यों के प्रति एक त्रुटिपूर्ण, नकारात्मक, अवैज्ञानिक, अतार्किक धारणा, विश्वास, विचार जो कि प्रायः नकारात्मक होता है और प्रायः स्थायी हुआ करता है, वह रूढ़िवादिता कहा जाता है। यानी रूढ़िवादिता अपने आप में अवैज्ञानिक है। अरे भाई, उनके पे कैसा है? अवैज्ञानिक, अनसाइंटिफिक, अतार्किक, इलॉजिकल, और संकुचित, नैरो, और प्रायः स्थायी, वेरी ऑफन स्टेबल ए परमानेंट, प्रायः स्थायी, और प्रायः नकारात्मक, वेरी ऑफन इट इज निगेटिव। ये उसके विशेषताएं हैं। एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, एक विचार है, और क्या है? एक विचार, विश्वास और एक भावना, सेंटीमेंट। तो समाज के सदस्यों के मन में समाज के किसी समूह के प्रति, इसका संबंध व्यक्ति विशेष से नहीं है, समाज के किसी समूह के सदस्यों के प्रति। किस लिए? क्योंकि वो एक किसी विशेष समूह के सदस्य हैं, इसलिए उनके प्रति एक अवैज्ञानिक, प्रायः नकारात्मक, संकुचित और प्रायः स्थायी विचार हो सकता है, विश्वास हो सकता है, बिलीव और भावना या सेंटीमेंट हो सकता है। उसी को हम कहते हैं रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप। यहां पर यानी कि लोग, इस समूह विशेष के सदस्य इसी टाइप के होते हैं, इसी प्रकार के होते हैं। यानी कि समूह विशेष के सदस्यों को एक विशेष प्रकार का या विशेष टाइप का मानने का एक विचार, विश्वास और भावना हुआ करती है समाज के सदस्यों के मन में, क्योंकि वे लोग एक विशेष समूह से संबंधित हैं और इसलिए वो इसी प्रकार के होते हैं। ये एक विचार होता है, भावना होती है और एक विश्वास हुआ करता है। और ये विचार, विश्वास, भावना, हमने कहा कि वैज्ञानिक, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आप साइंटिफिकली या वैज्ञानिक रूप से इसे प्रमाणित नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी प्रूव ऑन साइंटिफिक बेसिस। अतार्किक है, इसका कोई तर्क नहीं होता है कि वो ऐसे क्यों है, कोई तर्क नहीं होता है। और संकुचित है, नैरो,
विचारधारा है, व्यापक नहीं है, प्रायः स्थायी होती है, प्रायः नकारात्मक। प्रायः नकारात्मक का मतलब यह है कि कभी कभी सकारात्मक भी हो सकता है, कभी कभी सकारात्मक, समटाइम इट मे बी पॉजिटिव, कभी कभी किसी समूह के सदस्यों के प्रति ये एक सकारात्मक विचार भी हो सकता है। ये अनेक प्रकार से होता है, हम अभी समझेंगे। ये जो रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइप है, ये उन समाजों में अधिक व्यापक और विकसित अवस्था में पाया जाता है जो समाज पारंपरिक समाज कहे जाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ट्रेडिशनल सोसाइटी कहते हैं। जैसे कि हमारा भारत एक ट्रेडिशनल समाज है, पारंपरिक समाज है, तो यहां पर रूढ़िवादिता, रूढ़ विचार, रूढ़ धारणाएं आधुनिक समाजों की तुलना में अधिक विकसित और अधिक व्यापक अवस्था में पाई जाती है। इनका संबंध परंपराओं से होता है, प्रथाओं से होता है और धार्मिक तत्वों से भी हुआ करता है। प्रायः स्थायी, ये आसानी से बदलने वाले विचार, भावनाएं या विश्वास नहीं होते हैं। यही नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं है, लेकिन आसानी से नहीं। दूसरी चीजें जिस आसानी से परिवर्तित हो जाती हैं, ये उस आसानी के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। तो एक बार पुनः मैं आपको अर्थ स्पष्ट कर दूं कि समाज के सदस्यों में, समाज के किसी समूह विशेष के सदस्यों के प्रति एक अवैज्ञानिक, अतार्किक, संकुचित, प्रायः स्थायी और नकारात्मक विचार, विश्वास या भावना, रूढ़िवादिता है। ये कभी कभी सकारात्मक भी हो सकता है। अब हम इसके क्षेत्रों की बात करते हैं, कितने प्रकार की हो सकती है, यानी कि क्षेत्रों से यहां पर मतलब सेक्टर्स है, यानी हमारे सामाजिक जीवन के किन क्षेत्रों में ये व्याप्त है। तो सामाजिक जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में यह उपस्थित है। इट इज प्रेजेंट इन अबाउट ऑल सेक्टर्स ऑफ आवर सोशल लाइफ। सबसे पहले हम बात करते हैं लिंग आधारित रूढ़िवादिता, जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप। लिंग के आधार पर, यानी कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, या आप थर्ड जेंडर जिसको कहा जाता है, जिनको आजकल हम किन्नर या हिजड़े कहते हैं, इन सबको लेकर के भी समाज के अंदर सदस्यों में एक तरफा छवियां या एक पक्षीय छवियां, जिनको इंग्लिश में हम कहेंगे यूनिलैटरल इमेजेस, कि ये सिर्फ ऐसे ही होते हैं और ये सिर्फ ऐसे ही होते हैं, यानी कि स्त्रियों के अंदर ये ही गुण पाए जाते हैं, स्त्रियों में ये गुण जो कि पुरुषों में पाए जाते हैं कभी नहीं होंगे, और पुरुषों में कभी भी स्त्रियों के गुण नहीं होंगे। इन गुणों के कारण ही हमारे समाज में और दुनिया के अन्य समाजों में लैंगिक भूमिकाओं का निर्धारण होता है, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ द जेंडर रोल्स। लैंगिक भूमिकाएं, यानी स्त्री होने के कारण आपको यह काम करना है, पुरुष होने के कारण आपको यह काम करना है, और थर्ड जेंडर या तृतीय लिंग में होने के कारण आपको यह अमुक काम करना है, क्योंकि आपके अंदर इसी प्रकार के गुण उपस्थित हैं जो कि दूसरे में नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं के संबंध में यह माना जाता है कि वे पुरुषों की तुलना में, यानी कि महिलाएं भावुक हुआ करती हैं, उनके अंदर यानी कि सेंटिमेंटल होती हैं अधिक। महिलाओं के अंदर ईर्ष्या भाव, ज्वेलसी की फीलिंग बहुत ज्यादा हुआ करती है, तो ईर्ष्या भाव अधिक है, और संकुचित दृष्टिकोण की होती हैं, नैरो माइंड हुआ करती, चीजों को व्यापक दृष्टिकोण से नहीं, और शंकालु होती हैं, शक करती हैं कि ये पति आज सज धज के क्यों जाने लगा है दफ्तर। ये एक तरफा छवियां हैं। पुरुषों को इससे बिल्कुल विपरीत माना जाता है कि जो पुरुष हुआ करते हैं
वे बड़े ब्रॉड माइंडेड यानी कि व्यापक सोच वाले व्यक्ति होते हैं, ईर्ष्यालु नहीं हुआ करते हैं, भावुक नहीं हुआ करते, कठोर होते हैं, स्ट्रांग हुआ करते हैं, शक्तिशाली हुआ करते हैं। महिलाएं बात बात पर रो देती हैं और पुरुष नहीं रोते हैं। इसी प्रकार से थर्ड जेंडर को लेकर के भी विचार पाए जाते हैं कि ये लोग बड़े बेशर्म प्रकृति के होते हैं। इसी के साथ ये भी बेशर्म प्रकृति के साथ साथ कि अगर इनका आशीर्वाद रहा तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इस प्रकार के एक तरफा, जबकि ये सब एक तरफा छवियां हैं। क्यों है एक तरफा छवियां? क्योंकि वास्तव में पुरुष के अंदर भी उसी प्रकार के सेंटिमेंट्स हुआ करते हैं जैसे कि स्त्रियों में हुआ करते हैं। पुरुषों के अंदर भी ईर्ष्या भाव हुआ करता है और महिलाएं भी व्यापक दृष्टिकोण की हुआ करती हैं। अन्यथा बहुत सारी महिलाएं जो कि कई राष्ट्रों का नेतृत्व कर रही हैं, हमारे यहां भी इंदिरा गांधी हुई प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी हैं, जयललिता जी थी, उमा भारती जी, कितने सारे लोग, विदेश मंत्री थी हमारी सुषमा स्वराज जी, कितनी बुद्धिमान महिला थी। तो ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि ये सिर्फ अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, अतार्किक है, लेकिन प्रायः स्थायी हुआ करता है। तो ये इसी के आधार पर हमारे यहां पर हमने कहा लैंगिक भूमिकाओं का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर रोल्स। महिलाओं को माना गया कि वो गृह कार्यों में कुशल हैं और पुरुष बाहरी कार्यों में कुशल माने जाते हैं। ये स्टीरियोटाइप है। महिलाएं भोजन बनाने में, पाक कलाओं में बड़ी निपुण होती हैं और पुरुष खाने में बड़े निपुण होते हैं। तो इस प्रकार के विचार सिर्फ रूढ़ धारणाएं हैं। अगर हम देखें तो दुनिया के तमाम मशहूर और प्रसिद्ध फेमस शेफ, खाना पकाने वाले विशेषज्ञ पुरुष हैं, महिलाएं भी हैं। इसी प्रकार से तमाम बड़े बड़े संस्थानों में महिलाएं बड़े पदों पर हैं। यह हो गई लिंग आधारित रूढ़िवादिता। आयु आधारित रूढ़िवादिता। आयु आधारित रूढ़िवादिता एक ऐसी रूढ़िवादिता है जो ये मान करके चलती है कि व्यक्तियों के अंदर उनके आयु के अनुसार गुणों का विकास होता है और इसलिए यह माना जाता है कि अधिक आयु के व्यक्ति कम आयु के व्यक्तियों की तुलना में अधिक योग्य होते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि का अधिक विकास हो चुका होता है, उन्हें अधिक अनुभव हुआ करता है। एक निश्चित आयु तक तो ये चीज मानी जा सकती है कि 10, 12, 14 साल तक, जब तक व्यक्ति को समाज का अनुभव नहीं होता है। लेकिन इस चीज को स्थायी रूप से मान लेना, इसी पर आधारित है हमारे यहां और दुनिया के तमाम राष्ट्रों में ज्येष्ठाधिकार का नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर, ज्येष्ठाधिकार का मतलब हुआ करता है जो परिवार की सबसे बड़ी संतान हुआ करती है, वह अन्य संतानों के ऊपर उसे वरीयता यानी कि प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके अधिकार अधिक होते हैं, उसके उत्तरदायित्व भी अधिक हुआ करते हैं, उसका सम्मान भी दूसरों की तुलना में अधिक हुआ करता है। इसीलिए अधिक आयु के व्यक्ति हमारे समाज में महत्वपूर्ण निर्णय किया करते हैं परिवार में, और कम आयु के व्यक्तियों को कह दिया जाता है कि तुम अभी दुनियादारी नहीं समझते हो, इसलिए चुप रहो। तो आयु संबंधी बड़े भाई का रोल महत्वपूर्ण है हर कार्य में, ये इसी से संबंधित है। छोटे भाई या छोटा भाई अधिक योग्य होगा तब भी उसे वो महत्व संभवतः नहीं मिल सकता है आयु संबंधी रूढ़िवादिता के कारण, जिस महत्व का वह अधिकारी होता है। ये आयु संबंधी हो जाती है। जाति आधारित रूढ़िवादिता, कास्ट बेस्ड स्टीरियोटाइप। भारत में रूढ़िवादिता के जितने भी स्वरूप पाए जाते हैं, ये उनमें सबसे अधिक जटिल और सबसे अधिक व्यापक और सबसे अधिक विकसित अवस्था में पाया जाता है।
किंतु यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है। वैसे तो सभी प्रकार की रूढ़िवादिताएं सामाजिक दुर्भाग्य ही हैं। तो जाति आधारित रूढ़िवादिताओं में माना जाता है कि हर जाति के सदस्यों में कुछ विशेष जन्मजात शारीरिक गुण होते हैं। वे गुण आजन्म अपरिवर्तित रहते हैं, रिमेन अनचेंज्ड फॉर होल लाइफ ऑफ ए इंडिविजुअल। एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में वे गुण नहीं बदल सकते। और इसी के आधार पर हमारे यहां पर अब तो नहीं, किसी समय पर जाति आधारित श्रम विभाजन की व्यवस्था थी, डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड अपॉन द कास्ट, यह व्यवस्था थी। इसका बहुत ही अच्छा सा वर्णन प्रोफेसर नर्मदेश्वर प्रसाद ने किया है। नर्मदेश्वर प्रसाद ये नाम है और ये इनकी पुस्तक है कास्ट स्टीरियोटाइप। कास्ट स्टीरियोटाइप यानी कि समाज मान करके चलता है कि इस जाति के लोग इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उसमें भिन्न प्रकार के व्यक्ति नहीं मिल सकते हैं। यह माना जाता है कि उच्च जातियों के व्यक्ति अधिक योग्य होंगे, निम्न जातियों के व्यक्ति कम योग्य, या ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आपके कार्य सफल हो सकते हैं। इस प्रकार के विश्वास, इस प्रकार के विचार और भावनाएं रूढ़िवादी, जाति आधारित रूढ़िवादिता के उदाहरण हैं। हमने कहा प्रायः नकारात्मक हुआ करते हैं। लोग जब किसी अच्छे कार्य के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति मिल जाए तो लोगों को लगता है कि कार्य बिगड़ भी सकता है। ब्राह्मण के दर्शन हो जाएं तो उनको लगता है कि आज कार्य सिद्ध हो सकता है। ये सब रूढ़ धारणाएं हैं जो जाति पर आधारित हुआ करती हैं। क्षेत्र आधारित रूढ़ धारणाएं, इसका संबंध एक क्षेत्र विशेष की मिट्टी, पानी और हवा से जोड़ा जाता है कि एक क्षेत्र विशेष की मिट्टी, उसका पानी और उसकी हवा ऐसी होती है कि इस प्रकार के लोग हुआ करते हैं। कहीं के लोग बड़े सीधे और व्यापारी किस्म के शांति प्रिय माने जाते हैं, जैसे कि हमारे यहां मालवा क्षेत्र के लोग बड़े प्यारे सीधे साधे माने जाते हैं। निमाड़ के क्षेत्र बहुत ही सीधे साधे भले माने जाते हैं कि मालवी है, सीधा साधा बेचारा मालवी है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हुआ करते हैं जहां के लोग बड़े उद्दंड प्रकृति के माने जाते हैं। एक कहावत है कि 1000 उद्दंडी और 1 बुंदेलखंडी, यानी कि जितना उद्दंड 1000 व्यक्ति मिलकर के कर सकते हैं, एक बुंदेलखंडी व्यक्ति उतना उद्दंड करने के लिए पर्याप्त हुआ करता है। इसी प्रकार से कुछ क्षेत्रों के लोग बड़े लड़ाकू किस्म के माने जाते हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना का क्षेत्र, साहब चंबल का पानी है। ये सब चीजें क्षेत्र आधारित रूढ़ धारणाएं या रूढ़िवादिताएं कही जाती हैं। इनका भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हर जगह पर बुंदेलखंड में या वहां पर भी सीधे लोग हो सकते हैं और होते हैं, और मालवा और निमाड़ में भी लड़ाकू झगड़ालू लोग होते हैं और हो सकते हैं। क्षेत्र संप्रदाय आधारित, यानी रिलीजन बेस्ड, किसी धर्म विशेष के व्यक्तियों के एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति का पाया जाना भी एक रूढ़िवादिता या रूढ़ धारणा का उदाहरण है। यह माना जाता है कि भारत में जैन संप्रदाय से संबंधित लोग बड़े शांति प्रिय होते हैं। वे व्यापार में बड़े निपुण होते हैं। ये सकारात्मक, जो मैंने कहा कि कभी कभी सकारात्मक, कि वे व्यापार में निपुण होते हैं, उन्हें कभी भी व्यापार में घाटा नहीं लगता, वो निश्चित रूप से सफल होते हैं। बड़े अहिंसक प्रकृति के होते हैं, शांति प्रिय होते हैं। इसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय के प्रति माना जाता है कि बड़े विचारों में बड़े कट्टर हुआ करते हैं।
आजकल उनको हिंसक भी माना जाने लग गया है वैश्विक स्तर पर। इस प्रकार की रूढ़ धारणाएं, जबकि मुसलमानों में भी बहुत ही शांति प्रिय और व्यापक दृष्टिकोण के व्यक्ति भी हुआ करते हैं। तो ये सारी चीजें, इसको हम कहते हैं संप्रदाय आधारित रूढ़ धारणा। एक अन्य प्रकार भी हुआ करता है जो मैंने पहले नहीं लिखा था, अब लिखे दे रहा हूं, वो होता है शारीरिक संरचना या दोष संबंधित रूढ़िवादिता। स्टीरियोटाइप रिलेटेड टू फिजिकल फॉल्ट्स डिफॉल्ट्स। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की एक आंख खराब है तो उसके प्रति भी कुछ विशेष प्रकार की मनोवृत्ति होती है। किसी व्यक्ति की आंखें अगर सफेद टाइप की हुआ करती, यूरोपियन नेचर की हुआ करती हैं, तो उनके प्रति भी एक विशेष धारणाएं होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के सिर के बाल कम अवस्था में नहीं रहते हैं, जिसको हम कहते हैं गंजा हो जाना, किसी को कुबड़ निकला होना, ये सब भी रूढ़ धारणाएं हुआ करती हैं। एक कहावत है कि काना कंजा कुबड़ा जो सिर गंजा होए, और इनसे बातें तब करे जब हाथ में डंडा होए। हमने कहा कि ये सामाजिक मनोविज्ञान, ये समाज का मनोविज्ञान है, व्यक्ति का नहीं। समाज ने व्यक्ति को बचपन से ऐसा ही सिखाया है और इसलिए व्यक्ति इस प्रकार के विचारों को, धारणाओं को आत्मसात कर लेते हैं, अपना लेते हैं। आखिर को ये इसके प्रकार हो गए। इसका विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है? तो इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान इसका विकास होता है। सामाजीकरण यानी कि जब एक बच्चा जन्म लेता है एक जैविक प्राणी के रूप में, एज ए बायोलॉजिकल एनिमल, तो समाज से वो बहुत सारी चीजों को सीखता है। उसी में ये धारणाएं, रूढ़िवादिता संबंधी विचारों को भी व्यक्ति सीख लिया करते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। दे बिकम द पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व का अंग भाग बन जाते हैं, जिन्हें और अचेतन मन पर हावी रहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड पर छाए रहते हैं, और इस तरीके से ये व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करते रहते हैं। तो सामाजिकरण में इसका विकास होता है। अब हम बात कर रहे हैं इसके दोष क्या हैं, इसकी समस्याएं क्या हैं। दोष या समस्याएं समाज को पीछे की ओर ढकेलता है, पुशिंग बैकवर्ड डायरेक्शन टू द सोसाइटी। पीछे की ओर क्यों लेके जाता है? क्योंकि यह विज्ञान और तकनीक का युग है, तार्किकता का युग है, और यह अतार्किक विचार होते हैं। बहुत सारे इसके दोष हुआ करते हैं। अगर हम जातिगत रूढ़िवादिता की बात करें तो निम्न जातियों के अधिकारों का हनन होना, उनके सम्मान में कमी आना, और फिर इस जाति आधारित व्यवहार के कारण जातिगत तनाव और जातिगत संघर्ष उत्पन्न होते हैं। जान और माल का भारी नुकसान हो जाता है। लोगों को समाज के अंदर भागीदारी करने के, पार्टिसिपेट करने के समान अवसर वंचित कर दिया जाता है। पीपुल्स डिप्राइव्ड फ्रॉम द राइट टू इक्वल पार्टिसिपेशन विद इन द सोसाइटी। यह कर दिया जाता है जाति के आधार पर। अगर हम आयु के आधार पर कहें तो कम आयु के योग्य व्यक्तियों को भी वो अधिकार, वो सम्मान और वो कार्य नहीं मिलता है जिसके कि वो अधिकारी हुआ करते हैं। अधिक आयु के व्यक्तियों के द्वारा कम आयु के व्यक्तियों का शोषण किया जाता रहता है। यह माना जाता है इसी प्रकार से कि अधिक आयु के व्यक्ति, आयु संबंधी रूढ़िवादिता में ये संत प्रकृति के होते हैं, और कई बार वो यौनिक दुराचरण भी कर देते हैं, और कोई शिकायत करता है तो लोग कहते हैं अरे देखो इतने बुजुर्ग के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहा है या लगा रही है, और इस प्रकार से वो बच निकलते हैं। तो ये सब रूढ़ धारणाएं हैं आयु संबंधी। तो आयु, लिंग,
जाति, क्षेत्र आधारित रूढ़िवादिता, व्यक्ति का मूल्यांकन कहां के रहने वाले हो इस आधार पर हुआ करता है। और कई बार लोग शहरों में किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को अपने यहां रहने के लिए किराए का मकान नहीं देते हैं। ये गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है कि बड़े उद्दंडी प्रकृति के हैं। इसी प्रकार से धर्म और जाति के आधार पर भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कई ऐसे केसेस आते हैं कि किसी समुदाय विशेष से संबंधित व्यक्तियों को किराए का मकान लोग नहीं देते हैं, तो यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। शारीरिक संरचना से संबंधित व्यक्तियों के साथ भी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उनको समाज में कई बार अपमानित हो जाना पड़ता है और इस तरीके से शारीरिक संरचना पर, संप्रदाय पर आधारित सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, दंगे उत्पन्न होते हैं, समाज में दूरी, सोशल डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, जो कि सामाजिक एकता में बड़ी बाधा बन जाता है। ये इसके दोष हुआ करते हैं, यह समस्याएं। इसे दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, कानून बनाए गए हैं जाति आधारित, लिंग आधारित, इन सब चीजों को, भेदभाव को समाप्त करने के लिए, मगर फिर भी समस्या निश्चित रूप से काफी हद तक कम हुई है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन अभी भी रूढ़ धारणाएं कई क्षेत्रों में मजबूत अवस्था में पाई जाती हैं। तो आखिर को बाधाएं क्या हैं रूढ़ धारणाओं को दूर करने? व्हाट आर द हर्डल्स इन रिमूविंग स्टीरियोटाइप? तो बाधाएं हैं अशिक्षा के कारण लोग, और अजागरूकता, अनअवेयरनेस। लोग शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है कि वास्तव में उसको जानना चाहें। इसी के साथ परंपराओं का प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेडिशंस। यह भी एक गंभीर समस्या है। लोग परंपराओं में विश्वास करते हैं और अनुचित सामाजिकरण, इम्प्रॉपर सोशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल। बचपन से ही अगर हमने बच्चों को ये चीजें सिखा दी तो वो कभी भी इनसे उबर नहीं सकते हैं। तो अनुचित सामाजिकरण, इम्प्रॉपर सोशलाइजेशन, ये बहुत बड़ी चीज। बच्चे को बचपन से ही हम तार्किक और वैज्ञानिक और व्यापक दृष्टिकोण से परिचित कराएं, विकास करें उनका, तो ये समस्याएं कभी नहीं होगी। इसी प्रकार से तो और समाधान में के लिए क्या किया जा सकता है? समाधान, सबसे पहली बात है शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। एजुकेशन, कौन सी शिक्षा? आधुनिक तार्किक वैज्ञानिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इसको हतोत्साहित करने के लिए मीडिया को हर तरीके से प्रयास करने चाहिए। सोशल गैदरिंग, सामाजिक घुलन मिलन की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रूढ़िवादी व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए बनाए गए कानूनों को और कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए, यानी कि स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज टू रिमूव द स्टीरियोटाइप। तो उनको कड़ाई से लागू किया जाए, ऐसे लोगों की निंदा की जाए, क्रिटिसाइज किया जाए समाज में, जो कि रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया करते हैं। तो हमने आपके साथ मित्रों आज बात की है रूढ़िवादिता का अर्थ क्या है, उसके स्वरूप या क्षेत्र क्या हैं। 6 स्वरूप हमने आपको बताए हैं और उससे दोष या समस्याएं क्या हैं, उसका विकास कैसे होता है और उसे दूर करने में बाधाएं क्या हैं और समाधान के कुछ सजेशन या सुझाव प्रस्तुत किए हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। मेरे महान गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है उसका लाभ आप भी लीजिए, अपने सुझाव भी दीजिए और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे से
अब हम अगले सप्ताह से आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम में आपकी राइटिंग स्किल, लेखन क्षमताओं को, लेखन कला को विकसित करने के बारे में आपके साथ काम करेंगे। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।